और आपका आज की वीडियो में। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है एपिसोड 1866 बाइक के नंबर से ऐसे पहुंची पुलिस चोर तक, सैफ अली खान पर हमला करने वाले चोर की पूरी कहानी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा जो न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है और हम लोगों को भी बहुत सजेस्ट किया जा रहा था कि ये वीडियो हम लोग देखें और फाइनली क्राइम तक की वीडियो से बेहतर मुझे लगता है और कोई वीडियो हो नहीं सकती। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनके चैनल को। उसके अलावा हम लोग चैनल लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस खास एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। हालांकि आज संडे है, कहानी का दिन होता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ तक खींच लाया वो चोर जो 72 घंटे के बाद पकड़ा गया। मुंबई पुलिस ने आखिरकार उस चोर को पकड़ लिया, जिसको पकड़ने के लिए 35 से ज़्यादा टीमें, कई 100 पुलिस वाले मुंबई से लेकर छत्तीसगढ़ तक की खाक छान रहे थे। एक टीम तो कल शाम को छत्तीसगढ़ पहुंच गई थी, क्योंकि एक बंदा रेलवे में विदाउट टिकट पकड़ा गया और मुंबई के कुलाबा का रहने वाला था और हुलिया बिल्कुल वैसे ही था जैसे सीसीटीवी फुटेज में था। लेकिन वो खैर कुछ और निकला। एक और को पकड़ा था, आपको बताया था पहले, वो भी बेकसूर निकला। पर असली चोर आखिरकार पकड़ा गया। जब ये चोर पकड़ा गया तो फिर इसकी सच्चाई ने और भी चौंका दिया। ये चोर मुंबई का नहीं था, ये चोर इंडिया का नहीं था, ये एक बांग्लादेशी था जो इलीगल तरीके से पश्चिम बंगाल से बॉर्डर पार करके इंडिया आया और फिर मुंबई पहुंचा। और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वो कई बार आया और फिर चला गया। लेकिन इस बार अनजाने में उसे पता ही नहीं था कि जिस घर में वो चोरी करने जा रहा है वो घर फिल्म स्टार सैफ अली खान का है। पेश है पूरी कहानी। 72 घंटे लगे। 72 घंटे के बाद आखिरकार सैफ अली खान के घर पर चोरी की नीयत से पहुंचा वो शख्स, वो चोर पकड़ा गया। कई जगह उसकी तलाश की गई, ढूंढा गया, अलग अलग 2-3 लोग और पकड़े गए, जिससे कहा गया कि असली चोर यही है। लेकिन फिर असली चोर कहीं और नहीं, मुंबई के ही करीब ठाणे में छुपा हुआ था। तो उसे पकड़ लिया गया है। एक सवाल जो हर एक के जहन में था वो ये कि सैफ अली खान या उस घर के स्टाफ के ऊपर हमला क्यों किया उसने। तो जो अभी सच्चाई सामने आई है वो ये है कि वो गया था चोरी की नीयत से, लेकिन अचानक उस कमरे में, जिस कमरे में वो था, 3 घर की स्टाफ महिलाएं और सैफ अली खान सामने। इसके बाद हाथापाई हुई और वो डर गया और उसने अपने आप को बचाने के लिए फिर चाकू घुमाना शुरू कर दिया, जिससे सैफ अली खान घायल हुए और उसके बाद वो वहाँ से भागता है। ये तो घर के अंदर की कहानी है। सवाल ये है कि ये चोर है कौन और पकड़ा कैसे गया। तो पहले पकड़ा कैसे गया और उसके बाद इस चोर की असलियत। 16 जनवरी की रात लगभग 2 बजे के आसपास, 2 बजे से कुछ देर पहले ही ये सैफ अली खान के घर बांद्रा में दाखिल हो चुका था। दाखिल होने के बाद इसने देखा सब कमरे में सो रहे। ये अपने एक बाथरूम में इसने अपने आप को छुपा लिया। लेकिन इस्मा जो घर की एक स्टाफ थी, उसे कुछ आहट सुनाई दी और इसी आहट को सुनने के बाद उसने बाथरूम में जाकर देखने की कोशिश की। उसे एक परछाई नज़र आई। परछाई ने टोपी पहन रखी थी और फिर अचानक उसने चाकू निकाला और उसे धमकाया और बाहर निकलकर अब वो कमरे की तरफ जा रहा था जिस कमरे में सैफ के छोटे बेटे जहांगीर सो रहे थे। तो वो घबराई। उसने पूछा कि तुम कौन, क्या चाहिए। तो उसने कहा मुझे पैसे चाहिए। उसने पूछा कितने। उसने कहा 1 करोड़। फिर उसने ये भी धमकी दी कि आवाज़ मत करना, एक भी बार आवाज़ मत निकालना। और तब तक वो जहांगीर के कमरे में जब चोर जाने लगा तो फिर वो बीच में आ गया और जो स्टाफ थी वो आई। फिर उसके ऊपर उसने चाकू घुमाया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, कलाई में जख्म आया, वो चीखी। इसके बाद दूसरी स्टाफ जागी। फिर ऊपर के कमरे में सैफ अली खान थे। आवाज़ सुनकर वो नीचे आए और अब चोर के साथ एक साथ गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई, जिसमें सैफ को चोट आई। बाद में चोर पे काबू भी पा लिया गया और उसको उस कमरे के अंदर एक बंद करके सारे बाहर आ गए और सारी जो घर की स्टाफ थी, फीमेल मेंबर, सैफ ने उनको ऊपरी फ्लोर पे भेज दिया। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खोल कर कि चोर कहाँ है देखने की कोशिश की गई तो पता चला कमरा खाली है, चोर भाग चुका है। उस कमरे में एक खिड़की थी और उसी रास्ते से भागा। इसके बाद सैफ अस्पताल पहुंचते हैं, वहाँ सर्जरी होती है। एक टूटे हुए चाकू का टुकड़ा निकाला जाता है उनकी रीढ़ की हड्डी के पास से। चाकू बहुत लंबा नहीं था, इसलिए सैफ अली खान
एक तरह से बच गए। अगर चाकू बड़ा होता, डीप वार होता, तो कुछ भी हो सकता था। अब यहाँ तक की तो कहानी सामने आ चुकी थी। अब इसके बाद पुलिस पहुंचती है, तफ्तीश करती है, और अब ये पता लगाने की कोशिश शुरू हो जाती है कि आखिर ये चोर है कौन। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती। सीसीटीवी कैमरे में एक तस्वीर बाद में ज़रूर आई, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, सीढ़ियों से उतरते हुए। ये वही तस्वीर है जो उस रात की है, एक चढ़ता हुआ, एक उतरता हुआ। जब ये ऊपर चढ़ रहा है तब नंगे पाँव है, जूते नहीं पहन रखे हैं। कहा गया प्रोफेशनल चोर आमतौर पर आहट ना हो, आवाज़ ना हो, तो इसलिए नंगे पाँव घर में दाखिल होते हैं। और जब वापसी में सीढ़ियों से उतर रहा है तब उसके पैर में जूते हैं। जब ऊपर चढ़ रहा है तब इसके बैग भारी भरकम है, लेकिन जब उतर रहा है तो बैग थोड़ा सा खाली है। शायद वो जूते उसने इसी पिट्ठू बैग में रखे हुए थे। लेकिन फिर भी अब इन दो तस्वीर और दो जो चेहरे कैद हुए थे उनके सहारे जाते हुए तो उसने चेहरे को ढक रखा था ऑरेंज कलर के उस कपड़े से। वापसी में चेहरा खुला हुआ था तो इसलिए चेहरा पहचान में आ गया। अब पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। आसपास पुलिस के लिए इस वक्त सबसे बड़ा हथियार सीसीटीवी कैमरा ही है। जो मोबाइल के डम डेटा है उसके ज़रिए भी कोशिश की गई कि उस वक्त उस रात कौन कौन से मोबाइल नंबर अननोन इस इलाके में एक्टिव थे, उससे कोई जानकारी मिली नहीं। तो पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का फैसला किया। सबसे पहले चूँकि बांद्रा रेलवे स्टेशन ही था, तो अमूमन ऐसा कई बार ऐसे इंसिडेंट के बाद जो आरोपी होते हैं वो ट्रेन से भागते हैं, लोकल ट्रेन से। तो मुंबई पुलिस की एक टीम जो क्राइम ब्रांच यूनिट 9 सीनियर इंस्पेक्टर दया नायक, इसके अलावा जो डीसीपी दीक्षित गेदम और जो एडिशनल कमिश्नर परमजीत सिंह दहिया, इनकी अगुवाई में ये टीम अब उस चोर की तलाश में लगती है। सबसे पहले कामयाबी मिलती है बांद्रा रेलवे स्टेशन पर 8:36। यही वो वक्त था जब बांद्रा रेलवे स्टेशन पर वही शख्स दिखाई देता है जो सैफ अली खान के घर की सीढ़ियों पर नजर आया था। स्टेशन पर यह शख्स जो दिखाई दिया एक लोकल ट्रेन में बैठता हुआ नजर आया, और ये लोकल ट्रेन बांद्रा से दादर तक जा रही थी। फौरन पुलिस की एक टीम दादर तक पहुंचती है, लेकिन दादर जाने के बाद उन्हें आगे कोई कामयाबी नहीं मिलती। वक्त बीत रहा है, अब चोर दादर के बाद गायब। अब इसके बाद पुलिस एक नया तरीका अपनाती है, फेस रिकग्निशन, यानी एक ऐसी तकनीक जिसके ज़रिए इस स्टेशन पर उससे मिलता जुलता और कौन सा हुलिया किस किस स्टेशन पर देखा गया उसको पहचानने की कोशिश की जाती है इसी फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो जब अब उसके ज़रिए छानबीन शुरू हुई तो एक और चीज़ पता चली, सेम इसी चेहरे वाला एक शख्स 1 जनवरी को बांद्रा रेलवे स्टेशन पर नजर आया था, उसी बांद्रा पर जिससे ये 16 को गया है 8:36 पर, यानी उससे 15 दिन भी पहले ये बांद्रा आया था और उसी रेलवे स्टेशन पर उस फेस रिकग्निशन टेक्निक से उसका चेहरा हूबहू मिल गया। लेकिन इससे भी आगे कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस और तफ्तीश करती रही आसपास के तमाम स्टेशन पे भी। इसके बाद फिर एक दूसरी तस्वीर मिलती है 9 जनवरी की। 9 जनवरी को अंधेरी में इसी फेस रिकग्निशन तकनीक के ज़रिए ये इस बार अंधेरी स्टेशन पर दिखाई दिया। अब जब अंधेरी स्टेशन पर दिखाई दिया तो पुलिस ने अंधेरी स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का फैसला किया। बहुत सारे विजुअल देखे, आखिर में एक ऐसा विजुअल जिसमें शायद कुछ मिलता नहीं, लेकिन वही काम कर गया। दोपहर 12:43 9 जनवरी अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर एक बाइक दिखाई देती है। उस बाइक पर 2 लोग बैठे थे। एक बाइक चला रहा था, उसके पीछे एक पिलियन राइडर। अचानक वो बाइक रुकती है और वो जो पीछे बैठा शख्स है वो बाइक से नीचे उतरता है। ये सीसीटीवी तस्वीर उसी वक्त की 9 जनवरी 12:43 पर। तो ये बाइक से उतरता आप देख सकते हैं। उसके पीठ पर भी सेम लगभग वैसी पिट्ठू बैग है जो 16 जनवरी को सैफ अली खान के घर में दाखिल होते वक्त उसकी पीठ पर था। ये दोनों बैग मैच कर रहे थे। अब वो उतरता है और शायद बाइक वाले से कुछ पूछता है, वो बता रहा है, इशारा कर रहा है, और उसके बाद वो पैदल अब उतरकर बाइक से फ्रेम से बाहर निकल जाता है। अब इस बाइक से जो शख्स उतरा, जब उसकी फेस रिकग्निशन तकनीक के जरिए सैफ के घर में मिले चेहरे से मिलान किया गया तो हूबहू मिल गया 100%। अब पुलिस को लगा कि ये यही है, लेकिन इससे आगे कैसे बढ़े।
क्योंकि वो निकल गया, उसके बाद फिर कहीं कैमरे में नहीं है। किस्मत ने साथ दिया, उसी बाइक जिस बाइक से उतरा, अब पुलिस ने उस बाइक को और उसके नंबर को किसी और कैमरे एंगल से टटोलने की कोशिश की। इत्तेफाक से इस बाइक को एक और कैमरे ने कैद कर लिया था। उस कैमरे में बाइक के आगे और पीछे दोनों के नंबर प्लेट दिख रहे थे। पुलिस ने उस नंबर प्लेट को निकाला। उसके बाद नंबर जब प्लेट सामने आया तब उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए उसके मालिक का पता किया। जब मालिक का पता किया तो पता चला जो मालिक है, वो जो लड़का बाइक चला रहा है, वही ओनर है। वो मुंबई में नहीं बल्कि मुंबई के पास ठाणे का रहने वाला है। और ठाणे में भी एक जगह है, हीरानंदानी स्टेट के पास एक लेबर कैंप है। अब पुलिस अभी तक ये 16 से 17 हो गया, 18 हो गया, 18 की रात तक इस बंदे के बारे में पता चला। पुलिस की टीम देर रात ही अब निकलती है ठाणे के लिए। ठाणे में पहले तो इस बंदे को ढूंढा जाता है। अब बाइक का असली मालिक मिलता है। जब बाइक का असली मालिक मिलता है तो उससे पूछताछ होती है कि बताओ 9 जनवरी की दोपहर 12:43 पर अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर तुमने किसको ड्रॉप किया था। अब वो पूरी कहानी बताता है। फिर वो बताता है कि एक मेरा जानकार है जिसका नाम है शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजादे उर्फ बिजोय दास, तो उसको मैंने ड्रॉप किया था। पूछा गया कि वो इस वक्त कहाँ मिलेगा, तो पता चला कि इसी जो हीरानंदानी स्टेट है वहीं पर एक लेबर कैंप है। आमतौर पर बहुत सारे जो इधर उधर दिहाड़ी पे काम करते हैं उनका एक कैंप है। तो बोला वो पिछले कई दिनों से वहीं रह रहा है। अब पुलिस की एक टीम उसे लेकर उस लेबर कैंप में पहुंचती है। जब लेबर कैंप में पहुंचती है, तस्वीर चेहरा सामने था, अचानक सेम हुलिया का एक शख्स उस लेबर कैंप में मिलता है। सादी वर्दी में पुलिस गई थी। पहले उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे उठाया, उसका हाथ पकड़ा, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। पुलिस के सामने वही चोर खड़ा था जिसने 3 दिनों से मुंबई की 35 पुलिस टीमों को दौड़ा कर रखा हुआ था। अब वो चोर पुलिस के सामने था। आनन फानन में उसे उठाया गया और वहाँ से फिर उसको बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया। यहाँ लाने के बाद अब उससे पूछताछ शुरू हुई। इस पूछताछ के बाद जो पूरी कहानी सामने आई वो ये है। शरीफुल इस्लाम करीब 6 महीने पहले बांग्लादेश से आया था। ये एक बांग्लादेशी सिटीज़न है और बांग्लादेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है झलोकटी। और इस झलोकटी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है राजबरिया। उसी राजबरिया गांव में शरीफुल इस्लाम का जन्म हुआ और वो वहीं बांग्लादेशी था। उसके बाद वो बीच में कई बार बॉर्डर पार करके पश्चिम बंगाल से भारत में दाखिल हुआ, आया, कुछ काम किया और फिर वापस बांग्लादेश चला गया। आखिरी बार 6 महीने पहले वो फिर आया। 6 महीने पहले आने के बाद वो वेस्ट बंगाल से मुंबई पहुंचा। मुंबई पहुंचने के बाद उसने एक जो एजेंसियां होती हैं जो दिहाड़ी पर लोगों को काम पर भेजते हैं, उस एजेंसी को ज्वाइन किया और पहले मुंबई में रहने लगा। लेकिन फिर इसे लगा कि मुंबई में वर्ली में किराए के घर में रहने लगा। कुछ इसने दोस्त बनाए थे, कुछ बांग्लादेशी दोस्त थे इसके, तो उनके साथ रहने लगा। फिर इसे आया कि नहीं यहाँ पे नहीं रहना, तो ये वापस ठाणे पहुँचता है और हीरानंदानी में एक लेबर कैंप में रहता है। जो वो एजेंसी थी जो इस तरह के वर्कर्स की सप्लाई करती है अलग अलग जगहों पर, एक एजेंसी को इसने ज्वाइन किया, एक लेबर एजेंसी, और उसमें काम करने लगा। फिर छोड़ देता, फिर काम करता और इस तरीके से इसकी ज़िंदगी कट रही थी। इसी बीच में अभी तक की जो तफ्तीश है इसकी गिरफ्तारी के बाद वो ये है कि इसी एजेंसी के थ्रू ये मुंबई की कई घरों में गया और उन घरों के बारे में इसे जानकारी थी। और बहुत मुमकिन है कि ऐसी किसी एक एजेंसी के ज़रिए ऐसे कुछ काम करने वालों की ज़रूरत सैफ अली खान के इसी बांद्रा वाले घर में थी और उस एजेंसी के थ्रू उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया। वक्त पहले सैफ अली खान वैसे भी इस घर में बाद में शिफ्ट हुए, पहले कहीं और रहते थे। जब जहांगीर दूसरा बेटा पैदा हुआ तब उन्होंने इस अपार्टमेंट में एक साथ 2 डुप्लेक्स घर लिए थे। 6 फ्लोर है लेकिन कहते हैं 12 क्योंकि इसमें सारे डुप्लेक्स हैं। 11 फैमिली टोटल रहती है और इनका टॉप फ्लोर पे सैफ अली खान और करीना और उनके दोनों बेटे और इसके अलावा कुल
4 स्टाफ हैं। और इसी बिल्डिंग के 6 फ्लोर पे, यानी 3rd फ्लोर अगर कहें डुप्लेक्स के हिसाब से, उसमें उनके जो पहले बेटे हैं इब्राहिम, ये लोग रहते हैं। तो कुछ वक्त पहले शरीफुल इस्लाम इस घर में पहुंचता है किसी एजेंसी के थ्रू, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये इस घर का मालिक कौन है। उस अपार्टमेंट में आया, उस अपार्टमेंट में उसने देखा, कुछ काम भी किया या उसके कुछ दोस्तों ने काम किया और उसके बाद वो चला गया। अब इस दौरान में हुआ ये कि वो काम वाम कम कर रहा था, उसे वापस जाना था फिर घर अपने बांग्लादेश, पैसों की ज़रूरत थी। अचानक उसे ख्याल आया कि बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं, उनके घरों में बहुत पैसे होंगे, तो चलो किसी घर में चोरी करके हाथ साफ करते हैं और अच्छा खासा पैसा मिलेगा, उसके बाद यहाँ से बांग्लादेश निकल लेंगे, फिर किसी और शहर को देखेंगे। तो इसी आइडिया के साथ अब इसने रैकी करनी शुरू की। जो ये 1 तारीख को बांद्रा पहुंचा था, बांद्रा रेलवे स्टेशन पे इसके सीसीटीवी फुटेज दिखाई दिए, तो बांद्रा में ही सारी रैकी कर रहा था, क्योंकि उसे पता था यहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं। और जब सारी रैकी हो गई तो फिर इसने चुना सैफ अली खान के इस अपार्टमेंट को। उसकी चुनने की एक वजह थी, उससे देखा इसके 2 रास्ते हैं। एक फ्रंट, यहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं, जैसे बाकी जगहों पर आप गेट के बाहर भी खड़े हो तो लोग भगा देते हैं। उसने देखा यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, गार्ड 2 हैं, वो भी यूं ही बैठे रहते हैं, और मतलब जिस तरीके की सिक्योरिटी बाकी जगहों पे होती है उसमें कम है। फिर उसने पीछे से देखा कि पीछे की जो दीवार है वो बहुत ऊंची नहीं है, कोई भी उसको फांद सकता है और वहाँ से निकल सकता है। अंदर का नक्शा उसे पता था कि एक इमरजेंसी एग्जिट है, सीढ़ियों के ज़रिए फायर की सूरत में लोग नीचे उतर सकते हैं। तो उसने इन सारी चीज़ों का पूरा मुआयना किया और फिर उसने तय किया कि इसी अपार्टमेंट में चोरी करेगा। और उसके बाद वो लगभग 1:40 पर 16 जनवरी को दीवार फांद कर, इसीलिए जो उसकी तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आप देखेंगे, उसके कपड़े, हाथ, इन सब पे धूल मिट्टी लगी हुई है। वो दीवार फांदने और दीवार से कूदने की वजह से उसको लगा। और फिर ये पहुंचता है, जूते उतारता है ताकि आहट ना हो, और फिर धीरे धीरे दबे पाँव ये पहुंच जाता ऊपर। मास्टर मतलब चाबियाँ इन लोगों के चोरों के पास होती हैं जो हर ताले को खोल देती हैं। ये घर में दाखिल हुआ, अंधेरा था, सब सो चुके थे। 11 बजे के आसपास सैफ अली खान का पूरा परिवार और तमाम स्टाफ। तो पहले ही अपने आप को एक बाथरूम दिखता है और उसी के अंदर छुपा लेता है कि थोड़ा और रात गहरी हो, फिर वो बाहर निकलेगा। लेकिन फिर एक स्टाफ को आहट सुनाई देती है और उसके पहले की कहानी आपको पता है। तो अब जब सारे लोग आ गए तो इसका मकसद था चोरी करना, लेकिन अब ये घबरा गया। और घबराने के बाद अब ये एक साथ 4 लोगों को देखकर, जो एक हेक्सा ब्लेड लेकर आया था, उस ब्लेड से आमतौर पर लोहे को काटते हैं, और एक छोटा सा चाकू था, बहुत छोटा भी नहीं था, लेकिन जो बड़ा नाइफ होता है वैसा नहीं। तो फिर इसने वो निकाला कि डरा कर वो भाग जाए, लेकिन अब गुत्थम गुत्थी हुई। सैफ को सबसे पहले ये था कि अपनी सारी महिलाएं, उन स्टाफ को ही बचाना, तो सैफ आगे आए, उन लोगों को पीछे किया और तमाम बच्चे और फिर बाकी सब स्टाफ को कहा ऊपर की तरफ जाओ। अब सैफ के साथ गुत्थम गुत्थी हुई, उसी में सैफ को 6 घाव लगे उस चाकू और ब्लेड से, और फिर किसी तरह उसको धक्का देकर सैफ उसको उसी घर के अंदर बंद कर देते हैं, दरवाज़ा बंद करके। अब बाकी लोगों का फैमिली और सारे बच्चे ऊपर हैं, लेकिन इत्तेफाक से उस घर में एक विंडो, और उसी विंडो के रास्ते वो बाहर निकला। और बाहर निकलने के बाद अब वो सीढ़ी से नीचे उतरता है। अब उसे ये एहसास हो चुका था कि उसने चाकू मारा है, उसने ब्लड देखा, खून देखा। अब वो घबरा गया, क्योंकि उसका मकसद ये था कि चोरी करके भागना है, लेकिन अब चाकू चल चुका। तो अब घबराया हुआ नीचे उतरता है और तेज़ी से भागता है। फिर उसे दिखाई देता है एक गार्डन वहीं पे पास में, वो उस गार्डन में जाता है। गार्डन में पहुंचने के बाद बैग में इसने कुछ और कपड़े रखे हुए थे। सबसे पहले तो अपने कपड़े बदलता है, क्योंकि उस पर भी कुछ खून के निशान लग गए थे गुत्थम गुत्थी की वजह से। फिर वो कपड़े बदलता है और 3-4 घंटा दुबक के बैठा रहता है कि उसे डर था कि कहीं पुलिस ना आ जाए ये। और जब काफ़ी वक्त बीता तो फिर ये वहाँ से निकलता और बांद्रा की तरफ जाता, कपड़े वपड़े बदल कर, ताकि अब कोई पहचान ना पाए। और उसे इस बात का भी एहसास था कि वो एक जगह पे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अगर आप तस्वीरें देखें तो वो ऊपर की तरफ देख रहा है जिधर कैमरा था। फिर उसके बाद ये थोड़ा वक्त काटता है और उसके लगभग इस इंसिडेंट के बाद, मतलब 2:33 पे ये निकला था नीचे, 8 बजे के आसपास ये बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचता है और फिर वहाँ से 8:36 पर
दादर के लिए एक ट्रेन पकड़ता है और दादर में उतर जाता है। दादर से उतरने के बाद ये एक दूसरी ट्रेन पकड़ता है और फिर ये ठाणे की तरफ जाता है। और ठाणे में जाने के बाद अब ये उसी जो लेबर कैंप है हीरानंदानी रोड पर, ये वहाँ जाकर अपने आप को एक तरह से वहीं छुपा लेता है। फिर इसके बाद इसे पता चलता है, लोग भी बात करने लगते हैं, मुंबई में सैफ अली खान के घर पर हमला, न्यूज़, अखबार, चैनल सब पे खबर। तो उसे एहसास हो चुका था। मजबूरी ये थी, वो भागना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, वरना ये था कि किसी तरह मुंबई से निकल लूँ और उसके बाद मैं वेस्ट बंगाल के रास्ते बांग्लादेश चला जाऊँगा, फिर कभी पकड़ में नहीं आऊँगा। लेकिन ट्रैवल करने के लिए उसके पास उतने पैसे थे नहीं। तो उसने कहा कि एक तो अभी बाहर पुलिस भी होगी हर रेलवे स्टेशन पर, हर जगह। तो उसने कहा थोड़ा सा मैं यहाँ पे वक्त गुजार लूँ, क्योंकि उसे उम्मीद थी लेबर कैंप तक तो कोई आएगा नहीं। और उसे ये भी उम्मीद थी कि यहाँ तक पुलिस नहीं पहुँचेगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के अलावा उसके पास और कुछ है नहीं। पर लेबर कैंप में भी बाकी लोग ना पहचाने, इसलिए उसने अपना हुलिया भी बदल दिया था। कपड़े वपड़े वो सारे बैग वैग साइड कर दिए थे उसने, हेयर स्टाइल भी उसने थोड़े चेंज कर लिए और वो बेफिक्र बैठा हुआ था। पर उसे ये पता नहीं था कि 9 जनवरी को जब वो अंधेरी में उस बाइक से उतरा, उस बाइक का एक नंबर, सिर्फ उस नंबर के ज़रिए पुलिस का शिकंजा उस तक पहुंच जाएगा। और वही हुआ। सिर्फ बाइक के एक नंबर की वजह से आखिरकार 72 घंटे के बाद मुंबई पुलिस की टीम इस चोर को पकड़ने में कामयाब रही। वरना इससे पहले एक छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया, क्योंकि उसका ताल्लुक मुंबई के कोलाबा से था। एक और लड़के को उठा लिया गया था जिसका हुलिया बहुत मिलता था इससे, लेकिन वो सारे बेकसूर निकले और असली चोर अब पकड़ में आ गया और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी तक की जो पूछताछ में ये कि उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि जिस घर में वो चोरी करने जा रहा है वो फिल्म स्टार सैफ अली खान का घर है और उसे सिर्फ चोरी करना था। लेकिन जब घेर गया वो, तो फिर उसने हमला भी किया। पुलिस पूछताछ कर रही है, बाकी की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। भाई पूरी कहानी सुनते हुए ना मैं अपने जहन में ना क्राइम पेट्रोल जो है वो इमेजिन कर रहा था। जैसे आप क्राइम पेट्रोल देखते हैं भाई, पुलिस किस तरह जो है वो मेहनत करके जो है मुशक्कत करके जाके जो है जो मुजरिम होता है कि मुलजिम होता है, मुजरिम भी होता, मुलजिम भी होता। अच्छा, दोनों एक ही होते हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो उन्हें जाके पकड़ते ना, मेरे जहन में सारी वो चीजें जो है वो चल रही थी। वैसे मेरे जहन में ना एक मूवी चल रही थी जो मैंने नीना गुप्ता मैम और जैकी श्रॉफ सर की देखी थी, उसमें भी यही होता है, हाँ, मस्त में रहने का। इसमें भी चोर ऐसे ही होता है, वो अमीर घरों को देख लेता है अच्छा। और वहां पर जाकर फिर वो चोरी करता है बाद में। मतलब पहले वो उस चीज को भांप लेता है कि इस घर में कोई रहता है, नहीं रहता, कौन रहता है, उस तरह से मेरे जहन में तो सारी वही वाली स्टोरी चल रही अच्छा, थी। मैंने वो मूवी नहीं देखी इसलिए मेरे दिन में वो चीज़ें चल रही थी। लेकिन हाँ भाई, क्या कहते हैं उसको, जब इस तरह के इंसिडेंट आप सुनते हैं ना, तो आपको जो है ना वो एक होता है कि भाई आप कंपनीज पे जिनसे आप काम करवा रहे हैं या जो आके रेनोवेशन कर रहे हैं उन पर ट्रस्ट करें या ना करें, या कंपनी का जो एक क्राइटेरिया होता है यार बंदे हायर करने का, वो कितना रिलायबल है। अब ऑब्वियसली ये चीज हुई है तो उसमें जो कंपनी हायर करती है जो रेनोवेशन के लिए जितने भी लेबर लोग होते हैं, हाँ। ऑब्वियसली वो भी अब गिरफ्त में आई होगी, क्योंकि जब आप किसी भी लेबर को हायर करते हो तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपके पास होते हैं कि मतलब एटलीस्ट आपका जो आईडी कार्ड है, कहाँ से हो, ये वो सारी चीज़ें तो वो अपनी उसमें रखते ही होंगे ना क्राइटेरिया में। बिल्कुल। तो उनको भी अब मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो इलीगल इमिग्रेशन जो है ना उस पर कंट्रोल होना चाहिए। कि जो लोग मतलब ऐसे ही हम लोगों ने अक्सर देखा ही है कि मतलब बांग्लादेश वाली साइड पर आई थिंक कोई वो नहीं है ना, नहीं, बाढ़ अब लग रही है लेकिन कहीं कहीं पे नहीं है मेरा ख्याल है। जो ये मेघालय वाली साइड पर और जो दूसरी साइड पर ना नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पर, नहीं मैं बांग्लादेश की बात कर रही हूँ, क्योंकि बांग्लादेश में मैंने देखा है कि ना अभी तो नहीं, मतलब पिछले साल में शायद हम लोगों ने काफी सारी वीडियोस देखी थी कि लोग खुद भी जी वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश वो जो हम लोग किस तरीके से, हाँ, गुप्त रस्तों में से हम लोग किस तरह से जो है वो एंटर हो रहे हैं। तो देखा जाए वो सारी चीजें बड़ी खतरनाक हैं कि कोई पता नहीं है वाकई में कोई किस तरह की आप लोगों की सोच के साथ एंटर होता है, ये तो उस इंसान को ही पता है ना। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वाकई में ये चीज़ जो है वो सिक्योर होनी चाहिए कि जो बाउंड्री है। अगर मैं सोच रही सीरियसली कुछ गलत लोगों की वजह से कितने ज़्यादा लोग जो है उनको फिर आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यानी कि पहले अगर देखा
जाए तो कोई ऐसे बाउंड्रीज किसी भी कंट्री की नहीं हुआ करती थी। अगर हम लोग मतलब 80s के टाइम की भी बात कर लें ना, तो 80s 70s में हम जो अपने बड़ों से सुनते हैं कि किसी भी कंट्री में एंटर होना कोई मुश्किल होता ही नहीं था। लेकिन अब के टाइम में जिस तरह से लोगों के जो बिहेवियर है, इन्हीं बिहेवियर की वजह से फिर जो कंट्रीज हैं वो आप कह लो कि सख्त इकदाम जो है वो उठाती हैं। बिल्कुल, अभी जैसे हम अपने बड़ों की बात सुने तो जब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर तो था, लेकिन जो है वो नहीं था होता, ये बाढ़ जो है वो नहीं लगी होती थी, तो लोग इजीली एक दूसरे के जो है वो एक्सेसिबल थे, आ चले भी जाते थे, आ भी जाते थे, इतनी ज़्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होती थी। लेकिन अब जो है अभी खैर मैं ये बात करने लगा था कि भाई कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इस वजह से होने वाली है कि उन्होंने एक ऐसा बंदा जो इलीगल जो है वो एंटर हुआ, उसे कैसे जो है वो काम जो है वो दे दिया, या वो जिस कैंप में रह रहे थे अगर वो कंपनी का है या गवर्नमेंट का है, जिसका भी है, उनके ऊपर भी एक इंक्वायरी होगी कि भाई वो बंदा कैसे वहाँ पर जो है वो रहना जो है वो शुरू हो गया। वैसे मुझे एक मेरे जहन में भी पॉइंट आया है, क्योंकि देखो उन्होंने बहुत सारे उनके उर्फ करके नाम बताए और बीच में एक नाम बताया बिजॉय। ठीक है ना, ये भी तो हो सकता है उसने, हाँ ये भी तो हो सकता है फेक डॉक्यूमेंट्स बना लिए उस बंदे ने। बिल्कुल बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो 2-3 नाम उन्होंने लिया, मतलब सही उसका नाम कुछ और था और जो फिर उसके बाद चेंज हुए नाम आए वो, लेकिन फिर ये कि उन लोगों पर भी इंक्वायरी जो है वो बैठेगी कि किन लोगों ने इनके पेपर्स जो हैं वो बनाए या फेक पेपर किस तरह से बने हैं। बिल्कुल, अब देखें ना कि क्या नाम लेते हैं, चलिए ये तो एक वो इंसिडेंट है जो सैफ अली खान पर जो है वो हुआ और वो जब बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। उसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते होंगे जो होते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आकर वो जो है वो दब जाते होंगे, या जो घर वाले होंगे वो खुद ही जो है वो नहीं कंप्लेन करते होंगे कि चलो यार जो लूटना था वो तो लूट गया, हमारी जान छूट गई, बस इस बात को यहीं पर जो है वो खत्म करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अभी भी, लेकिन जो है ये एक इंसिडेंट जो है वो दिखाता है कि भाई एक बंदा जो है अगर वो इलीगल है या क्राइम में जो है वो एक्टिव है, तो उसकी वजह से जो है वो कितनी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, या कितने फैक्टर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या जो चीज़ें चल रही हैं उनमें आपको लूप होल्स जो है वो कितने ज़्यादा जो है वो नज़र आते हैं। ये खाली इंडिया की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ें जो हैं वो देखने को जो है वो मिलती हैं। लेकिन वैसे मैं सोचती हूँ कि बंदा थोड़ी खा ले, सुकून से खा ले, अब सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा, आई मीन क्या फ़ायदा उसको कि मतलब तुम्हारी एक लालच की वजह से, तुम्हारी गलत सोच की वजह से, और जो मतलब नुकसान हुआ, मतलब देखो यार सच में मुझे बहुत डर लगता है, ये चाकू उनके मतलब ऐसे स्किन में रह जाना, कितनी जोर से मारा होगा ना यार, मतलब उसने अपनी तरफ से जब मारा होगा फिर उसको खींचा भी तो होगा ना, लेकिन वो बॉडी में रह गया। तो मुझे तो बहुत सीरियसली हमें थोड़ा सा कट लग जाता है, उसके बाद हम हाथ पकड़ के बैठते हैं यार। बिल्कुल, वैसे मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा कि एक तरह की इस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर ली, पूरी ज़िंदगी जेल में, पूरी ज़िंदगी नहीं चले जितने साल भी जेल में उन्हें वो रहेगा, फिर उसके बाद क्या डिपोर्ट जो है वो उन्हें कर दिया जाएगा। लेकिन तुम ये देखो, सिर्फ उसने अपना नाम ही खराब किया, उसने अपनी कंट्री का नाम खराब किया, अपने लोगों का नाम खराब किया। लेकिन वही मैं बात करने लगूँ कि इस एक एक्ट की वजह से जितने जो बांग्लादेश के लोग हैं जो इंडिया में जो है वो रहते हैं, काम करने आते हैं या विजिट पे जो है वो आते हैं, उनके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका जो है वो इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि भाई करता कोई है भरता कोई है, एक मुहावरा है और ये हकीकत है। बहुत सारे हम यहाँ पे भी केस स्टडीज़ जो है वो इस तरह की देखते हैं कि भाई कोई पाकिस्तानी दूसरे मुल्क जाकर जो है वो काम यानी कि ख़राब वो करता है, लेकिन उसका खुमियाजा जो है वो बाकी सारी यानी कि उसका जो खुमियाजा क्या कहेंगे खुमियाजे को, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बाकी सारे लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन तुम अभी देखो रिसेंटली जैसे पाकिस्तान को भी तो यूएई के वीज़ा इतना ज़्यादा रिजेक्ट फेस करना पड़ रहा है और उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, टाइम टू टाइम उन लोगों ने भी कन्वे किया, बट अब लास्ट में आके अब वीज़ा ही नहीं वो दे रहे। तो इसी तरीके से होता है जब आप अपने लोगों को नहीं मतलब उस तरह से ट्रेन करते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम बाय द एंड फेस करनी पड़ती हैं। और मैं कहूँगी कि इस सारे केस में मैं कहूँगी कि कितना मुश्किल होगा जैसे वो टाइम मौसम, सीरियसली चोर की बहुत दहशत होती है। इस चीज़ का मुझे इसलिए अंदाज़ा क्योंकि एक मतलब हमारे घर में भी ऐसे ही हुआ था, और मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ था लेकिन ये कि चोरी ज़रूर हुई थी हमारे घर में और हम लोगों ने चोर को देखा भी नहीं,
चोर चोरी करके चला गया हुआ था और हमने सिर्फ वो रूम देखा था जो लुटा पुटा रूम था जहाँ से चोरी हुई थी और जहाँ पर सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई थी और हमें पता नहीं कितने दिन तक नींद ही नहीं आई थी इस मेरा चीज़ की ख्याल वजह से। है पूरा हफ्ता ही तकरीबन पता नहीं, मतलब जब हम लोगों ने इस कमरे को देखा, उस चीज का ट्रॉमा रहा हाँ, हम लोग ऐसे कांप रहे थे, लाइक पता नहीं, ऐसे लग रहा था दिल जो है ना अजीब सा होना शुरू हो गया था और उस चीज के ट्रॉमे में हम लोग रहे थे। तो ये मैं कहूंगी कि वो कहते हैं ना पंजाबी में शायद एक कहावत है, चोर और सांप की बहुत दहशत होती है और वाकई में होती है, क्योंकि देखो जो चोर आया उसने तो दो ही चीजें करनी, या तो उसने लूटना है या उसने मार के चले जाना है, उसके पास यही दोनों ऑप्शन है। इसके अलावा हाँ, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे जो है वो जो काम वाली महिला थी, जो हेल्पर हाँ, थी, उन्होंने आहट सुनी, ठीक है ना, तो वो जो है वो चीज सामने आ गई। अगर वो ना सुनती तो फिर पता नहीं क्या कुछ होता। मुझे लगता है कि अगर उसको कोई ना देखता, जैसे बताया जा रहा है कि वो सिर्फ चोरी की नीयत से आया, तो फिर शायद उसको पैसे मिल जाते। वैसे मैं सोचती इतने पैसे घर में रखता कौन है? चोर को ये भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए, हो सकता है वो रखते हैं इतने ज्यादा पैसे कौन रखता है यार, मतलब 1 करोड़ की वो डिमांड कर रहा था। हाँ। और फिर उसके बाद ठीक है, ये जरूर हो सकता है कि मे बी वो जो बहुत ही महंगे आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो उठा कर ले जाता, ये पॉसिबल था। मतलब अगर मान लो कैश, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसने लेकर जाना ही था। 1 करोड़ ना सही, लेकिन लाखों के हिसाब से तो होते ही हैं। हाँ पॉसिबल है भाई, मुझे नहीं पता अमीर लोग कितने घर में पैसे रखते हैं, मेरी कभी किसी अमीर आदमी से इंटरेक्शन नहीं अगर हमारा कोई वीडियो अमीर आदमी देखा तो कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं, मैंने बता दिया, कमेंट सेक्शन में ना बताइएगा। तो वही आईडी से पता चलता है कि कौन ये आदमी बात कर रहा है। लेकिन एक चीज है कि देखो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी, जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा है कि लाइक जो फेस हाँ रिकग्निशन हो जाती है, अब फिर एक नंबर से उन्होंने जो है वो पकड़ लिया उसको। तो मैं कहूँगी कि भाई टेक्नोलॉजी के भाई बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं, जहाँ पर हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं वहाँ पर हम एडवांटेजेस भी देखते हैं। तो इससे यस मैं कहूँगी कि जो क्रिमिनल है उसके आप कह लो कि इर्द गिर्द घेरा जो है काफ़ी तंग हो जाता है। और मुझे लग रहा है आज इस स्टोरी की वजह से हम लोग काफ़ी भारी भारी वर्ड्स बोल रहे हैं जो कि ना क्राइम पेट्रोल में अक्सर बोलते थे। एनीवे गाइज, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इस केस को लेकर। मतलब मैं आए दिन देख रही थी कि मतलब ये चीज़ हो रही है कि छोटे छोटे आपको न्यूज़ जो है वो सुनने को मिलते हैं, लेकिन मुझे इतना डिटेल में नहीं पता था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि इनको इतना ज़्यादा लग गया कि जो खंजर है वो उनके स्किन में रह गया, उनकी बॉडी में रह गया। मैंने न्यूज़ में जो है वो देखा था, जो न्यूज़ का आता है ना, उसमें देखा था कि 2.5 इंच का जो है वो उनके अंदर पतरी जो है वो रह गई थी। और इवन के जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो रिक्शे में लेकर गए थे। हाँ, ये मैंने सुना है कि ऑटो में लेकर गए थे। और मैंने ये भी सुना कि प्लास्टिक सर्जन आया था और उसने साथ में ही सर्जरी वगैरह कर दी है। तो ये सारी चीज़ें पता थी, बट कितना वो डीप है, मतलब इंजर्ड कितना ज़्यादा हुआ, ये मुझे इतना आइडिया नहीं था। बाकी अच्छी बात है कि वो सेहतमंद होकर वापस आ चुके हैं अपने घर में। लेकिन आई थिंक सिक्योरिटी को लेकर, अब जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी उसको लेकर भी बड़े कंसर्न्स जो हैं वो शो किए जाएंगे। और इसी के साथ दे हमें इजाज़त, क्योंकि हम लोगों को भी आज ही केस के बारे में सारा पता चला है। और वीडियोज़ करें, लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।